अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानियाँ मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी कराची से फराज खान ने मेरे साथ शेयर की है। फराज कहते हैं, हम लोग कराची के रिहायशी हैं और मैं आपके साथ मेरी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी मेरी मदर ने मुझे सुनाई है। हम लोगों की जो फैमिली है, अक्सर हम लोग सागपुर जाकर रहते थे। हम लोग सागपुर गए, वहाँ पर हम लोगों ने एक मेट्रो होटल में 2 रूम्स बुक करवाए। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पार्क था। हम लोग वहाँ पर घूमने फिरने जाते थे। एक दफ़ा हम लोग उसी पार्क में एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी रात हो गई तो सबने यही कहा कि अब हमें होटल में वापस जाना चाहिए। मैं और मेरे बाबा हम लोग बॉल के साथ खेलते हुए जा रहे थे। वो मेरी तरफ बॉल को कैच करवा रहे थे और मैं उनकी तरफ। एकदम से मेरे हाथ से बॉल छूटा तो एक दरख्त के नीचे जाकर गिर गया। वो दरख्त बहुत बड़ा और घना था। मैंने अपने बाबा से पूछा, ये दरख्त किस चीज़ का है? जिस पर उनका ये कहना था ये दरख्त बरकत का है। मैं जो ही उस दरख्त के नीचे गया, 11:30 पौने 12 बजे रात का टाइम था, अपना बॉल उठाने के लिए मुझे दरख्त के पीछे से एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा छोटा सा था, उसकी आंखें इस तरह से स्पार्क कर रही थी जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। मैंने जब उस इतने भयानक बच्चे को देखा, मैं डर गया। मैंने फौरन से अपना बॉल उठाया और वहाँ से भागता हुआ अपने बाबा की तरफ आ गया। हम लोग होटल में वापस आ गए। जो ही हम लोग होटल में वापस आए, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो गई। मेरी आंखें उस बच्चे की तरह जलने लग गई। मेरी आंखें उस तरह से स्पार्क कर रही थी जैसे उस बच्चे की आंखें स्पार्क कर रही थी। मेरी आंखों को इस तरह से जलते देखकर मेरी अम्मी ने चीखना शुरू कर दिया। जो ही मेरी अम्मी ने चीखें मारी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों चीख रही हैं। मेरे फादर ने जब मुझे देखा, उन्होंने फ़ौरन मेरे ऊपर आकर कुर्सी पड़कर फूकी। मुझे एकदम ज़ोर से झटका लगा और मेरी आंखें ठीक हो गईं। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। खैर, फिर हम लोग सो गए वहाँ पर। रात का टाइम हुआ, मेरी आंख खुली। आधी रात का टाइम था। मेरे बाबा जाग रहे थे और वो बैठे हुए थे। जो ही मैंने उनकी तरफ देखा, मेरी आंखें फिर उसी तरह से जल रही थीं। वो बहुत ज़्यादा डर गए कि मेरी आंखों को क्या हो गया है। उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा था, मगर मैं इस तरह से लड़खड़ा कर बार बार गिर रहा था जिस तरह से मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर उन्होंने मेरे ऊपर आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ा। मुझे फिर एक झटका लगा और मेरी आंखें ठीक हो गईं। अब ये मामला बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। अगले ही दिन हम लोगों को एक इमाम साहब का पता चला। मेरे पेरेंट्स मुझे उन इमाम साहब के पास लेकर गए। उन इमाम साहब ने जब मेरे ऊपर पढ़ाई की दम किया तो उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर एक जिन का बच्चा सवार है जिसको वो मुझसे नहीं हटा सकते। अगर मेरी जान बचानी है तो यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत बड़े आमिल पीर हैं, उनके पास जाना होगा। फिर मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास लेकर गए। उन आमिल साहब ने जब मेरे ऊपर दम करना शुरू किया तो वो बच्चा मेरे ऊपर हाजिर हो गया और उस बच्चे ने उनसे ये कहा कि अगर मुझे इससे दूर करोगे तो मैं आप लोगों को मार दूंगा। तभी उन आमिल बुजुर्ग ने कहा कि इस बच्चे को उठाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। जब वो मुझे उठाकर उनके कमरे में लेकर गए तो उन्होंने अपने और मेरे गिर्द एक हिसार बांधा और एक हिसार में मुझे बिठा दिया और उस बच्चे को हाजिर कर दिया। उन इमाम साहब ने पढ़ाई की, आमिल साहब ने, और ये कहा कि इस बच्चे को छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके अंदर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के जरिए उन्होंने उसको मेरे जिस्म से अलग किया। मैं गिरा और बेहोश हो गया। मगर उस जिन के बच्चे ने ये कहा कि वो हमारे घर से नहीं जाएगा। फिर आमिर साहब ने मेरे वालिदैन को बुलाया और ये कहा कि आपका बच्चा अब ठीक है, मगर जिन का वो भयानक बच्चा अभी भी आपके घर में मौजूद है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। फिर वो हम लोगों के साथ होटल के उस रूम में आए जहाँ पर हम लोग रहते थे, जहाँ पर मैं आके सोया था। जो ही वो वहाँ पर आए तो तेज़ी से, बहुत तेज़ी से भागती हुई कोई चीज़ छत की तरफ गई। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर जाना होगा। जब वो लोग छत पर गए तो वहाँ पर बहुत भयानक एक काले रंग का बच्चा बैठा था जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था। आमिर साहब ने उसके ऊपर पड़कर कुछ फूका। एकदम से उसने छलांग लगाई, मेरी तरफ पलट कर देखा और वो गायब हो गया। फिर उन आमिर साहब ने बताया कि बरगद के उस पेड़ के पास से इतनी रात को जब मैं गेंद उठाने गया था, बॉल उठाने गया था, तो जिन का वो बच्चा मेरे ऊपर सवार हो गया था और वो मेरे जिस्म में दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से बार बार मेरी आंखें उस तरह से हो रही थी। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उनका
जो अमल उन्होंने किया था और मुझे तावीज़ दिए थे, उस वजह से उसने मुझे छोड़ा। फिर हम लोग वापस कराची अपने घर आ गए और मेरे गले में एक तावीज़ पहना दिया गया। अल्लाह का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। ये फराज खान ने कराची से अपना एक हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया था। इसलिए मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया है कि बरकत के पेड़ जो हैं, बरकत के दरख्त से गैर मरे मखलूक़ात को मंसूब किया जाता है, क्योंकि बरकत के जो पेड़ होते हैं ये बहुत पुराने और कदीम होते हैं। ये जितने पुराने और कदीम होते जाते हैं, इनकी ब्रांचेस, इनके लीव्स उतने ही ज़ईफ़ और पुराने होते जाते हैं। पीपल के दरख्त को भी हॉन्टेड कहा जाता है। मैं ये नहीं कहती कि हर दरख्त ही हॉन्टेड होता है, मगर मोस्टली ये दरख्त ऐसे हैं जिन पर साया जिन्नात पाया जाता है। तो कोशिश किया करें मगरिब के बाद ऐसे दरख्तों के नीचे मत जाया करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सरगोदा से मेरे साथ मेरे एक लिसनर ने शेयर की है। उनका नाम फौजिया है। फौजिया कहती हैं कि मैं आपके साथ अपने इलाके का एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। ये इलाका फारूक कॉलोनी की बैक साइड पर बनता है। उस तरफ सारे सरकारी क्वार्टर्स हैं। अगर उस तरफ से बाहर आया जाए तो मेन यूनिवर्सिटी रोड पर वो लिंक करता है। वहाँ पर हम लोगों ने अक्सर बहुत भयानक एक मखलूक को देखा है जो गटर में रहती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग सुबह सुबह कॉलेज जा रहे थे। जो ही हम लोगों का ऑटो रिक्शा हम लोगों को लेने के लिए आया, मैं थी, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी। हम लोग अपनी गली से जो ही बाहर निकले, हम लोगों का घर भी उसी तरफ है जिस तरफ वो क्वार्टर्स है। जो ही हम लोग अपने घर से निकले, उन क्वार्टर्स को क्रॉस करते हुए जब हम लोग उस गली में से गुजर रहे थे जहाँ वो गटर था, उसको क्रॉस करके हमने मेन यूनिवर्सिटी रोड पर जाना था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि उस गटर के अंदर से जिस तरह से बहुत अजीबोगरीब लिबास में, जिस तरह से मर्जीना एक करैक्टर है, अलादीन जिन के साथ जो मर्जीना का एक करैक्टर होता है, उस तरह का लिबास था। गटर में से वो बाहर निकली, वो जो कुछ भी था, बहुत स्याह उसका रंग था, फिरोजी कलर का उसने वो ड्रेस पहना हुआ था, उसके घुंघरू भी लटक रहे थे। लेकिन मैं हैरत ज़दा थी कि वो गटर से निकली है, उसके जिस्म पर गटर का जो गंध था वो नहीं लगा हुआ था। हम लोगों के सामने मैं उसको अपनी आंखों से देख रही थी। वो सड़क के पास गई और गायब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं थर थर कांपने लग गई। सारा दिन कॉलेज में मेरी तबीयत ख़राब रही, मेरा सर और शोल्डर बहुत भारी हो चुके थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। मैं सारा दिन चुप रही, किसी को चाहकर भी बताना नहीं चाह रही थी मैं। हम लोग जब वापस आए, फिर हम लोग उसी गटर के पास से गुजरे तो उसका इस तरह से ऊपर से उसका ढक्कन दिया हुआ था जैसे उसको कभी किसी ने हटाया ही नहीं। लेकिन सुबह मैंने खुद उसमें से किसी को निकलते देखा था। अगर गटर की सफाई की जाए तो उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह रखा होता है, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। शाम हो गई, अजीबोगरीब मेरे जहन पर उस बात का बोझ रहा। कुछ दिन के बाद मैं नॉर्मल हो गई। मैंने अपने घर इस बात का जिक्र किसी के साथ नहीं किया। एक दफ़ा हम लोगों के घर चौकीदार आया, जो कि हर महीने पैसे लेने आते हैं, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रात के टाइम पहरा देते हैं, तो इलाके के हर घर से वो पैसे लेने आते हैं। वो हम लोगों के घर आए। मेरे वालिद साहब घर पे नहीं थे, तो मेरे भाई बाहर गए। चौकीदार का ये कहना था कि इस इलाके में कुछ अजीबोगरीब हरकत देखने में आ रही है, जिस पर मेरे भाई ने ये कहा कि इस बात का क्या मतलब है। उसने कहा कि जो गटर है, रात के टाइम जब मैं मेन यूनिवर्सिटी रोड से उस तरफ आना चाहता हूँ, इस गली की तरफ आता हूँ, तो उस गटर के पास से मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने रुक के 2-3 दफ़ा देखा, स्ट्रीट लाइट्स भी जल रही थी, रोड लाइट भी थी बाहर, और मेरे पास टॉर्च भी थी। वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बातों की आवाज़ गटर के पास से ही आ रही थी। मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं चुपचाप आगे चला गया। जब मैं उस सारे इलाके का पहरा देकर वापस आया तो मुझे उस गटर के बिल्कुल करीब एक काले रंग की परछाई नजर आई। ऐसा लग रहा था कि वो रोड की तरफ से आ रही है। वो काले रंग की परछाई मेरे सामने उस गटर के पास आई और गायब हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है रात के टाइम पहरा देते हुए यहाँ पर। मैं अब पहरा जल्दी दिया करूँगा। आप लोग सब अपना ख्याल रखना। मैं मोहल्ले के सभी लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि रात के टाइम गटर वाली साइड पर मत जाएं।
یہ بات بھائی نے آ کر گھر بتائی. جب یہ بات بھائی نے آ کر گھر بتائی تو میں نے بھی اپنے بھائی کو بتایا کہ ہم لوگ کالج جا رہے تھے, میں نے بھی اسی گٹر سے کسی کو نکلتے دیکھا تھا. میرے بھائی نے ہنسنا شروع کر دیا اور یہ سمجھا کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں. چوکیدار کی بات کو سن کر میرے بھائی اور اس کے دوستوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ رات کے ٹائم ہم لوگ اس گٹر کے پاس جا کر دیکھیں گے. میرے بھائی اور اس کے کچھ دوست جو کہ انہی کوارٹرز میں رہنے والے تھے, وہ لوگ سب مل کر رات کے ٹائم چوکیدار کے پہرا دینے کے بعد اس گٹر کے پاس جا کر بیٹھ گئے. تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا. جو ہی وہ لوگ سارے دوست اکٹھے ہو کر اس گٹر کی طرف جا رہے تھے, ان کو ان کوارٹرز والی سائڈ سے کسی کے کہکا لگانے کی آواز آئی. جب وہ لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, وہاں پر بہت گھپ اندھیرا تھا, کیونکہ وہ جتنے بھی وہاں پر کوارٹرز ہیں ان کے باہر کوئی روشنی نہیں ہوتی. گھروں کے اندر ہی جو روشنی ہے وہی بلب جو اندر ہے. باہر ان لوگوں نے وہاں پر کوئی اسٹریٹ بلب بھی نہیں لگائے ہوئے ان کوارٹرز والی طرف. جب ہنسنے کی آواز آئی ایک دفعہ وہ لوگ ڈر گئے. اس کے بعد وہ لوگ جا کر اس گٹر کے تھوڑا ہی دور جا کر بیٹھ گئے. ابھی وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے, ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا گٹر کی طرف سے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی. ایک تو وہ جگہ ہی ایسی ہوتی ہے, وہاں پر اسمیل ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ بیٹھے تھے تب اسمیل نہیں آ رہی تھی. ایک دم سے بہت گندی اسمیل آنے لگی اور ایک بہت تیز ہوا کا جھونکا ان لوگوں کی طرف آیا. وہ لوگ ڈر کے گٹر کی طرف دیکھنے لگ پڑے, مگر وہاں کچھ بھی خاص نظر نہیں آیا. لیکن جس طرف کوارٹرز تھے اس طرف سے چھن چھن کی آواز آنے لگ گئی. اب ادھر اتنا اندھیرا تھا, اتنی رات کو چھن چھن کی آواز سن کر وہ لوگ ڈر گئے. گٹر کے پاس سے اٹھ کے وہ کوارٹرز کو کراس کر کے گلی کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم لوگ دیکھ لیں گے. میرا بھائی بتاتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے چھن چھن کی آواز سنی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی چل پھر رہا ہے. اب ان لڑکوں کے گھر بھی ان کوارٹرز میں ہی تھے. وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم لوگ گھر میں واپس کیسے جائیں گے. پہلی بات تو یہ لوگوں نے گھر میں یہ بات کسی کو بتائی ہی نہیں تھی, حالانکہ یہ بات ادھر کے سب لوگوں کو پتہ چل گئی تھی. عجیب و غریبی کام شروع ہو گیا. چھن چھن کی آواز بہت زیادہ واضح آ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس چھن چھن کرتا ہوا کوئی آ رہا ہے, مگر نظر نہیں آ رہا تھا. ابھی وہ لوگ وہیں پر کھڑے تھے کہ ایک دم سے ان لوگوں کو گٹر کی طرف ہی ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آیا. چھن چھن کی آواز کوارٹرز کی طرف سے آ رہی تھی اور کالے رنگ کا سایہ ان لوگوں نے گٹر کے پاس باقاعدہ دیکھا. جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے شور مچا کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. وہ لوگ سب بھاگتے ہوئے اس طرف آگے جس طرف ہم لوگوں کے گھر تھے. ان کی چیخوں کی آواز سن کے سب جاگے, ہم لوگ بھی جاگے. میرے ابو سے سب کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑی. پھر محلے کے لوگوں نے مل کر ان لڑکوں کو ان کوارٹر میں جا کر چھوڑا. اب یہ بات ہر کوئی جانتا تھا کہ یہاں پر شاید کچھ ہے. میں تو دیکھ چکی تھی, میرا بھائی بھی پہلے میرا مذاق بنا رہا تھا, لیکن اس رات وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. اگلے دن پھر ہم لوگ کالج گئے. میرے بھائی بھی ڈرا ہوا تھا اور وہ علاقے کے لڑکے بھی کہہ رہے تھے کہ دوبارہ ہم اس گلی سے بھی نہیں گزریں گے. یوں ہی جو ہم لوگوں کے رکشے والے انکل تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ کل رات مغرب کے بعد ہم لوگ یہاں پر کسی سواری کو چھوڑنے آ رہے تھے. میں تھا, میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا, وہ آگے ہی بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگوں نے سواری کو اس طرف چھوڑا ہے. جو ہی ہم لوگ سواری کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو گٹر کے پاس ہی عجیب و غریب جھک کر کوئی بیٹھا ہوا تھا. ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے جس طرح سے منشیات کے عادی لوگ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ نہ بیٹھا ہو. جیسے ہی ہم لوگ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو وہ ایک دم سے ایسا لگا اس گٹر کے اندر اس نے چھلانگ لگا دیا. ہم لوگ ڈر گئے کہ گٹر کے اندر کہیں بے ہوشی کی حالت میں نہ کوئی گر گیا ہو. ہم لوگوں نے اپنا رکشہ وہاں پر کھڑا کر کے اس طرف روشنی کی اور دیکھنا چاہا کہ وہاں پر کون ہے. ہم لوگوں کے پاس موبائل تھے. گٹر کا ڈھکن تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا, لیکن وہ اتنا زیادہ ہٹا ہوا نہیں تھا کہ اس میں کوئی چھلانگ لگا سکے. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہمیں وہاں پر کچھ نظر آئے, مگر نہیں آیا. ہم لوگ بہت ڈر گئے اور وہاں سے چلے گئے. اب یہ بات ہر کوئی جانتا تھا کہ وہاں پر کچھ ہے. پھر اس علاقے کے لوگوں نے رات کے ٹائم وہاں سے گزرنا چھوڑ دیا. ابھی بھی وہ گٹر وہیں پر ہے. آدھی رات کو جب بھی کبھی کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو ان کو بھیانک آوازیں سنائی دیتی ہیں. وہاں پر باقاعدہ کوئی بولتا اور باتیں کرتا ہے. میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے میں مانتی ہوں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہے. میں اس جگہ کا ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی, لیکن وہ جگہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے. یہ میری زندگی کا ایک سچا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ فوزیہ آپ کا. اس نے ہر جگہ پر
غیر مرئی मखलूक़ात होती हैं, बाज़ जगह पर इस हद तक होते हैं कि अपना आप वो बहुत जल्दी ज़ाहिर कर देते हैं। इसलिए प्लीज़ कहीं भी तस्दीक करने मत पहुंच जाया करें। कभी कभार कुछ मखलूक़ात बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं और वो जानी नुकसान या दिमागी नुकसान या जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं आरिफ। आरिफ कहते हैं कि मैं कोट मोमन का रिहायशी हूँ। कोट मोमन से थोड़ा ही दूर हम लोगों का गांव है। हम लोग गांव में जहाँ पर रहते हैं, हम लोगों के घर के सराउंडिंग पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और दरख्त हैं। काफ़ी बड़े बड़े वो दरख्त हैं। सर्दी के मौसम में अक्सर हम लोग उन दरख्तों को काट देते हैं कि घरों में धूप आए, लेकिन फिर भी वो दरख्त बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ये जो वाक़या है ये आज से 4 साल पहले का है। हम लोगों ने सर्दी आ चुकी थी, हम लोगों के सहन में आंगन में धूप नहीं लगती थी। जो हम लोगों की बिल्कुल सहन की दीवार के साथ एक दरख्त था, हम लोगों ने उस दरख्त को काटना था। पहले भी हम लोग हर साल तकरीबन उस दरख्त को काटते थे। जब हम लोग उस दरख्त को काटने लगे, जो ही मैं, मेरा बड़ा भाई, हम लोगों के पास जो दरख्त को काटने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुल्हाड़ी, वो थी। हम उस दरख्त पर मारने लगे तो एकदम से उसके पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गए। अभी हमने उस दरख्त को हिट नहीं किया था, अभी उसको काटा नहीं था, अभी काटने के इरादे से वहाँ पर पहुँचे ही थे। हम लोगों को बड़ा अजीब लगा कि इसकी शाखें और पत्ते इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों झूल रहे हैं। हम लोगों ने उस दरख्त के ऊपर देखना शुरू कर दिया, मगर हमें वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। एकदम हम लोग डर गए। हम लोगों ने ना काटे बिना ही वापस आ गए और आकर ये बात अपने घर वालों को बताई कि भी हम लोग वहाँ पर कुल्हाड़ी चलाने ही लगे थे, एकदम से उस दरख्त के पत्ते झूलने लग गए। जिस पर मेरी दादी अम्मा का ये कहना था कि उस दरख्त को ना काटो, हो सकता है उसके ऊपर कोई जिन्नात हो। हम लोग डर के हमने उसको नहीं काटा। लेकिन ये बात बड़ी अजीब लगी, कैसे कैसे मुमकिन है हम लोग हर साल इस दरख्त को काटते हैं। उसी शाम हम लोग बाहर अपने दोस्तों के साथ ही बैठे हुए थे। हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर की कि हम लोग ये सारी साइडों के दरख्त काट दिए हैं, लेकिन ये दरख्त अभी काटना था तो इस तरह से हो गया। हमारे दोस्त ने कहा कि ये बातें बनी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम लोगों को पता नहीं लगा होगा, ऊपर कोई बिल्ली या कोई पंछी होंगे, परिंदे होंगे जिनकी वजह से दरख्त की शाखें हिल रही होंगी। उसने अच्छा खासा हम लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया और ये कहा कि कल मैं तुम लोगों के साथ मिलकर इस दरख्त को काट दूंगा। हमने कहा ठीक है। सुबह 12:30 बजे का टाइम था। मैं और मेरा भाई घर पर ही थे। हम लोगों का वो दोस्त आया, उसके पास कुल्हाड़ी थी। उसने कहा कुल्हाड़ी ले आओ, दरख्त को काटते हैं। हम लोग नीचे खड़े थे, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया कि मैं ऊपर चढ़ के इसको ऊपर से काटता हूँ। जो ही वो दरख्त के ऊपर चढ़ा, अभी उसने सिर्फ एक शाख के ऊपर ही कुल्हाड़ी को मारा था और वो शाख टूट कर नीचे गिरी। उसको उठाकर बहुत जोर से किसी ने नीचे फेंका। हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के सामने वो हवा में उछला और ये कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जो ही वो नीचे गिरा वो बेहोश हो गया। हम लोग बहुत डर गए, हम लोगों को दरख्त भूल गया। हम लोगों ने फौरन उसको उठाया, उठाकर ऊपर देखने लगे तो एक काले रंग की जिस तरह से दुपट्टा या चादर होती है, हम लोगों ने शाखों के ऊपर उसे देखा। जो ही हम लोगों ने उसको वहाँ से हटाया, वो बेहोश था। बहुत कोशिश की कि उसको होश आ जाए, उसको होश नहीं आ रही थी। उसके ऊपर पानी के छींटे भी मारे। थोड़ी देर के बाद उसको होश आया तो वो थर थर काँप रहा था और ये कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हमने उससे पूछा कि तुम्हें कौन मार रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसको अभी भी किसी ने जकड़ा हुआ है, उसके हाथ पांव टेढ़े हुए पड़े थे। हम लोग डर गए। हम लोग उसको फौरन उठाकर हम लोगों की जो मस्जिद थी गांव की, उसमें ले गए। जो ही हम लोग उसको मस्जिद में लेकर गए, उसने चीखना शुरू कर दिया। हम लोग उसको अपनी आंखों से देख रहे थे। हम लोगों ने उसको लिटाया हुआ था ज़मीन पर। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। वो बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे के पास ही था। हम लोगों ने अभी उसको मस्जिद के अंदर ही करना था कि उसको पीछे से किसी ने खींचना शुरू कर दिया। जो ही हम लोगों के हाथों से वो थोड़ा सा पीछे फिसला, हम लोगों ने उसको फिर पकड़ लिया और मस्जिद के अंदर किया। वो थर थर काँप रहा था। वहाँ पर और भी आदमी थे। मौलवी साहब भी आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है। हमने उन्हें सारी बात बताई। मौलवी साहब ने उसके ऊपर फ़ौरन कुरान पाक की आयत पढ़कर फूकी और उसके माथे के ऊपर अपना हाथ रखा। वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था और रो रहा था। मौलवी साहब ने से ये कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मौलवी साहब के पास
जो एक कपड़ा होता है जिसको अक्सर लोग रुमाल साफ़ा बोलते हैं, वो मौलवी साहब ने उसके सर के ऊपर रख के कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मौलवी साहब के साथ उनके एक शागिर्द थे। मौलवी साहब ने उन्हें ये कहा कि इसके पास बैठकर सूरत यासीन पढ़ो। उन्होंने सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर दी। हम लोग सारे वहीं पर साइड पर बैठे हुए थे। जैसे ही सूरत यासीन ख़त्म हुई, वो जो उसका जिस्म कांप रहा था वो ठीक हो गया और वो उठ के बैठ गया। तभी मौलवी साहब ने उसे पूछा कि बताओ क्या बात है। उसने कहा कि जो ही मैं दरख्त के ऊपर चढ़ा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जो ही मैंने कुल्हाड़ी एक शाख के ऊपर रखी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाजू से किसी ने पकड़ा है, और पकड़ने वाला बहुत भयानक था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। उसने मुझे हवा में उठाकर ज़मीन पर फेंका और उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी, और वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसने मुझे बहुत थप्पड़ भी मारे और मेरा गला भी दबाया। फिर जब ये लोग मुझे उठाकर यहाँ पर ला रहे थे तो उसने मुझे पाँव से पकड़ा हुआ था और वो मुझे खींच रहा था। मौलवी साहब ने फिर से दम किया और वहीं पर बैठे बैठे कुछ लिख कर दिया, जो उसने अपने गले में फौरन से पहले डाल लिया। एक कपड़े के साथ बांध कर उसके गले में डाल दिया गया। हमने भी मौलवी साहब से पूछा कि सारा क्या माजरा है। मौलवी साहब ने यह बताया कि वो दरख्त आसेब ज़दा है, उस पर जन्नात का बसेरा है, इसने उस दरख्त को काटने की कोशिश की है। हम लोगों ने भी बताया कि पहले हम लोगों के साथ क्या हुआ एक दिन। मौलवी साहब ने कहा कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, वो जन्नात वहाँ पर हो सकता है आप लोगों को डराएं। हम लोगों को अपना भी डर लगने लग गया। हम लोगों ने मौलवी साहब से लेकर तावीज़ हिफाजती तौर पर अपने गले में पहले ही पहन लिए। हम लोगों का वो जो दोस्त था वो ठीक हो गया, वो घर चला गया, हम लोग भी घर आ गए। हम लोगों के गले में तावीज़ थे। सारी रात हम लोगों को उस दरख्त से भयानक आवाज़ें आती रहीं, जैसे वहाँ पर कोई कभी गुर्राता था और कभी भयानक आवाज़ निकाल कर जिस तरह से गुस्से का इजहार करते हैं या रोते हैं, वो आवाज़ आई। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से रात गुजारी। ये बात घर वालों को भी बता दी थी। अगले दिन मौलवी साहब के पास गए और बताया कि रात को ये सारा माजरा हुआ है। मौलवी साहब फिर हम लोगों के साथ आए। उन्होंने इस दरख्त के पास आकर पढ़ाई की, बाकायदा उन जिन्नात को समझाया कि इनको नुकसान ना पहुँचाएं, इनसे गलती हो गई है। फिर मौलवी साहब ने हम लोगों को एक तावीज़ दिया जो हमने उस दरख्त वाली दीवार के ऊपर लगाना था। दरख्त पर फिर भी नहीं लगाया, उस दरख्त वाली दीवार पर लगाया। और मौलवी साहब ने ये कहा कि कभी भी इस दरख्त को नहीं काटना। इसी वादे के साथ उन जिन्नात ने हमें डराना छोड़ दिया। अब उस बात को 4 साल गुजर गए हैं, अभी भी वो दरख्त वहाँ पर है, लेकिन हमें कभी किसी ने परेशान नहीं किया, ना ही डराया है। वो तावीज़ आज भी वहीं पर लगा हुआ है। हम लोग उस दरख्त के करीब भी कभी नहीं गुजरे, यहाँ तक कि अपने घर के उस कोने में भी नहीं जाते। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। लिसनर्स, हमेशा बच जाया करें। अगर कोई इशारा मिल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको समझा करें। बड़े बुजुर्गों की बातों की ज़िद मत किया करें। बावजू रहा करें। आयतुल कुर्सी कुरान पाक का विर्द रखा करें और अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ किया करें। आज नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर मैंने कोरोना वायरस से रिलेटेड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिकॉशंस बताई हैं। एक आयत बताई है जिसको पढ़ने से, खुद पर फूंकने से, खाने पीने वाली चीज़ों पर दम करके खाने से इंशाल्लाह ये मुज़ी मर्ज़ हमसे दूर रहेगा। उस वीडियो को ज़रूर सुने और उसमें जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो प्रिकॉशंस बताई हैं उनको ज़रूर आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करें और अल्लाह से सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह इस भयानक मर्ज से हम सबको महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। नौशीन को इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।